Hello students, it's seventh video of this chapter, determinants. It's a very important topic. Today we are going to discuss. यहाँ से आपको 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बहुत अच्छे से इसको आप समझिए, ठीक है. कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से हम इसको समझेंगे क्योंकि ये मार्क्स आपको देगा. देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस. ओके, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा, इसको आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का इनवर्स आपने फाइंड करना सीख लिया, ठीक है ना. कंसेप्ट आपको पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ये कंसेप्ट आपने सीखा है. अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, देखिए, सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं. दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कि सॉल्यूशन है, बस सिंपल सी बात आप याद रखिए कि सॉल्यूशन है. ओके, कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब है, सॉल्यूशन है बस. और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, सिंपल. अब आप देख लीजिए, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट. मतलब सॉल्यूशन है, आप बस इतना याद रखिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सिंपल. इनकंसिस्टेंट सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. नो सॉल्यूशन का केस है. कंसिस्टेंट मतलब यस, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो. कंसिस्टेंट मतलब यस, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो, सिंपल, याद रहेगा. अब देखिए किस तरीके से इनवर्स का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको आप देखिए. सपोज system of equations are given here, a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b2y plus c3z equal to d3. ये आपका equations, 3 equations are given here. ओके, तो देखिए इसको हमने मैट्रिक्स एक लिखा, a is equal to a1 b1 c1. a1 b1 c1 क्या है, These are the coefficients of equation number 1. देखिए, a1 b1 c1. ओके, a2 b2 c2 coefficients of equation number 2. और देखिए a3 b3 c3. तो देखिए a3 b3 c3 जो coefficients का मैट्रिक्स था, जो इक्वेशन में यूज हुए थे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन, उनसे हमने एक ये मैट्रिक्स तैयार कर लिया. अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए हैं. देखिए इसमें पूरे में x, y और z 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं. तो इससे हमने एक मैट्रिक्स ए और बना लिया. ठीक है, एक मैट्रिक्स ए बन गया. अब इसके बाद देखिए ये है d1 d2 d3. ठीक है ना, ये देखिए d1 d2 d3, ये आपने इससे एक मैट्रिक्स बी तैयार कर लिया d1 d2 d3 से. क्लियर. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने यहां तक सीख लिया, आपने ऐसे लिख तो लिया, लेकिन क्यों लिख लिया, कैसे लिख लिया, कहां से आया, इसको एक बार देख लीजिए. हम ये कह रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, ax इक्वल टू b. इस सिस्टम को हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इस सिस्टम को ऐसे क्या लिखा जा सकता है, ये अब हमें देखना है. आपने मैट्रिक्स तो ले लिया, a ये है, x ये है और b ये है. तो जरा देखिए, आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ना. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई आप करते हैं पहले. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 फर्स्ट एलिमेंट इधर है x, फिर प्लस का साइन. अब देखिए सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट से किया तो b1 y, और थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड से किया तो क्या हो गया, प्लस c1z. ये देखिए क्लियर. अब इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z. और इसका देखिए a3 x
अब देखिए B3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बाई B3Y, और ये देखिए C3Z। सिंपल, अभी तक जैसे मल्टीप्लाई करते थे वही किया है। तो ये तो आपका देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मल्टीप्लाई करके देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ आपको ये पता है ना। ये जो है आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितना है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये किसका मैट्रिक्स है? 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप देखिए 3x3 है ये, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और फाइनल आंसर क्या आएगा? ये 3x3 है। अब फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? 3x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, यानी 3 रोज 1 कॉलम। तो देखिए 3 रोज आपको दिख रही है, 1 2 3। मतलब इन दोनों का जो आपने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये रिजल्ट मिला, ठीक है। और इसके बाद इक्वल है, तो ये इक्वल का साइन है। देखिए ये फर्स्ट वाला D1 के इक्वल है, ये D2 के, और ये D3। सिंपल। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, फिर से आप एक बार देख लीजिए कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसे एक मैट्रिक्स बन गया, और इधर ये मैट्रिक्स है। अब आप देखिए इक्वल का साइन इनके बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला जो होगा वो सेकंड के इक्वल होगा, और थर्ड वाला जो है वो थर्ड के इक्वल हो गया। तो देखिए ये जो A1x प्लस B1y प्लस C1z D1 के इक्वल हो गया, ये सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो गया, और थर्ड वाला जो था वो थर्ड के इक्वल हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? मतलब ये जो एलिमेंट है वो क्या है? A11 है, दूसरा A21 है, और ये 31 है। तो ये किसके इक्वल है? D1 के इक्वल है, ये D2 के इक्वल है, और ये D3 के इक्वल, ठीक है। इस तरीके से हमने इतनी चीज को मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। समझ गए आप? और ये देखिए 3x1 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बना है ना, 3x1 ऑर्डर का। ये देखिए 3x1, इसमें देखिए 3 रोज है, 1 2 3 रोज है इसमें, ठीक है। 1 2 3 रोज है, और कॉलम एक ही है। देखिए ये एक ही कॉलम है, तो 3x1 ऑर्डर का रिजल्ट भी आ गया। अब देखिए इस तरीके से ये तो आप समझ गए कि सिर्फ मैंने ये बताया कि ये जो इक्वेशंस थी, अभी तक हमने क्या समझा? ये जो इक्वेशंस थी इसमें से आपने इसको Ax इक्वल टू B के फॉर्म में कैसे लिखा, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब इनवर्स कैसे आएगा वो देखना है। देखिए मैं आपको यहां समझा देता हूं। Ax इक्वल टू B आपको समझ में आ गया, Ax इक्वल टू B हमने लिखा। इसके बाद हमें क्या करना है? प्री मल्टीप्लिकेशन करना है A इनवर्स से। तो आपने इधर प्री मल्टीप्लिकेशन किया A इनवर्स से। तो देखिए A इनवर्स इंटू A, A इनवर्स इंटू A जब आप करेंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पूरी क्लियर हो गई। राइट हैंड साइड में देखिए A इनवर्स भी, A इनवर्स भी, A इनवर्स भी, A इनवर्स भी, वो तो वही रहा। इसका मतलब आपके पास क्या आंसर आ गया? X इज इक्वल टू A इनवर्स B। X इज इक्वल टू A इनवर्स B, यानी कि B में तो आपको कुछ करना नहीं है, ये B, यानी कि ये जो A है, ये आपका A जो है उसका आपको A से A इनवर्स निकालना है और B में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको X मिलेगा। कैसे मिलेगा वो सब मैं आपको बता दूंगा अभी। अभी आप देखिए ये जो हमने मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या हुआ? ये जो मेथड है, मतलब ये जो मेथड आप जो यूज कर रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड। ये मेथड कौन सा है? मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि देखिए होता क्या है, आपको 3 इक्वेशंस दिए हैं, 3 वेरिएबल्स, आप किसी और तरीके से एलिमिनेशन से भी फाइंड कर सकते हो आंसर, लेकिन आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो ये है मैट्रिक्स मेथड का प्रोसेस जो हमने अभी सीखा, ठीक है। द मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, ओके। अब देखिए मैट्रिक्स मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो सकता है? एक मिनट, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है? एक केस ये हो सकता है कि आपने डिटर्मिनेंट जब निकाला और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, तो क्या होगा? ये यूनिक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे वो 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। 2 केस बन सकते हैं ना, जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इक्वेशंस का तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आए या 0 ना आए। तो अगर 0 नहीं आ रही डिटरमिनेंट वैल्यू, ठीक है ना, तो आपका ये नॉन सिंगुलर का केस है। तो नॉन सिंगुलर है तो सिंपल है, तो
तो हम क्या करेंगे, इसमें तो यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये इस वाले केस में हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर है इसका। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई, यानी कि कैसा हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए इंटू बी आपने किया और वो वैल्यू 0 नहीं आई, ठीक है ना। 0 का मतलब ये है जीरो मैट्रिक्स, मतलब जहां जहां मैं यहाँ 0 लिख रहा हूं इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स है हर जगह, ठीक है। तो क्या होगा, सोल्यूशन आएगा ही नहीं। फिर मतलब आप ये देख लीजिए, अगर ये डिटरमिनेंट वैल्यू जो है आपकी, जो है डिटरमिनेंट वैल्यू, क्या कर रहा हूं मैं, फिर से देखिए एक बार अच्छे से। एक केस, फर्स्ट केस जो मैंने कंसिडर किया, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है आपकी, जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन आपने जो फाइंड किया एडजॉइंट ए इंटू बी वो 0 नहीं है, ठीक है। मतलब ये 0 है और ये 0 नहीं है, तो इसमें क्या होगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं, नो सोल्यूशन, ठीक है। अब एक केस और देखिए, अगर आपका क्या होता है, आपने निकाला ये जो वैल्यू आई डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी आपने किया, एडजॉइंट ए इंटू बी आपने किया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तब आपको जो है दो केस हो सकते हैं, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी होता है। किसके अकॉर्डिंग हो सकता है, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस, ठीक है। नो सॉल्यूशन का केस भी हो सकता है इसमें, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का भी केस हो सकता है। अगर ये 0 आता है, ये केस आता है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बनेगा, और या फिर नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। उसके हिसाब से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिसाइड हो गया, ठीक है। आपको ये बहुत सारी बातें मैंने बता दी, अभी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उससे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब आपको पूरी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि किसे क्या करना है। मैं देखिए, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी हमें देखनी है इसकी, कि मतलब कंसिस्टेंसी सिंपल, सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का सिंपल सा मतलब है सोल्यूशन है या नहीं है। तो देखिए, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो फॉर्म है हमें बनानी पड़ेगी, ax इक्वल टू बी की फॉर्म है, तो इसमें a b c क्या है वो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a b c आप लिख लीजिए, a b c तो आप जानते ही हैं, मैट्रिक्स a आपको आता है, तो मैंने मैट्रिक्स a लिखा। तो देखिए इधर लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 6, ये बन गया। देखिए ये x वेरिएबल आप देख लीजिए कौन कौन से यूज हुए, x यूज हुआ, y यूज हुआ, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आप b देख लीजिए, b क्या है, 5 है और 8 है, ओके। ये सारी चीजें आपके पास आ गई, सारी चीजें आपने पता कर ली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए तो जो फर्स्ट स्टेप है आपको क्या है, डिटरमिनेंट a पता करना है। डिटरमिनेंट a आपको पता करना है, तो 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या आया भाई, ये तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो सेकेंड केस होगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। अब इसमें 0 जब आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हो गया a इज सिंगुलर, a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए, अब a सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a आपको पता करना पड़ेगा। एडजॉइंट a पता करना बहुत आसान है, 2x2 ऑर्डर में हमें क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा, इसको हम क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 6 1, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, तो ये आपका एडजॉइंट a आ गया, ओके।
एडजॉइंट ए आपके पास है, एडजॉइंट ए है आपके पास। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आपके पास है 6 -2 -3 1 एडजॉइंट, और बी क्या है, बी है 5 8। मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना आपका आता है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। 6 5 जा 30 और -18। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम जब हम करेंगे तो क्या आने वाला है, -10 और +8। देखिए कभी अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि आउटपुट क्या आने वाला है, तो आप क्या करिए, देखिए 6 5 30, 8 3 24, यहाँ मुझे लिखना था, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 6 और ये आ गया माइनस का 2। इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, तो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो सॉल्यूशन है आपका कैसा हुआ, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, ये सब ऐसे लिखना चाहिए तभी मार्क्स मिलते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। इसका मतलब ये कौन सा केस बना, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन का केस बन गया ये। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, ये देखिए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये कितना है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का। तो देखिए इससे ये पता चल गया कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, और इसका फाइनल आंसर आना चाहिए 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 रो, 2 रो और 1 कॉलम। तो देखिए 2 क्रॉस 1 है, 2 रोज हैं, 1 2 और सिंगल कॉलम। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई, ये इनकंसिस्टेंट का केस बन गया। अब देखिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें भी सेम है, कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी है। तो देखिए कंसिस्टेंसी के लिए आपको सबसे पहले ये कैसे दिया हुआ है, ax इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, a ले लीजिए, a आपका क्या आएगा 1 1 1, कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं 2 3 2, a 2a, ये लीजिए, x क्या हो गया, x y z, इसके बाद b लिख लीजिए 1 2 4, ये लीजिए। ठीक है, लिख दिए सारे। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट स्टेप, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप जानते हैं 1, क्या करेंगे आप हाइड करेंगे, इसको लिखेंगे 3a 2 2a, ओके, माइनस साइन 1, फिर आप देखिए क्या लिखेंगे 2a, मैं आपको याद दिला रहा हूं जिससे कि आपको याद आ जाए, ठीक है ना। अब इसको जब आप लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, फिर क्या होगा, ये बचेगा 2 इधर 3 और a इधर। देखिए जरा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6a माइनस 2a माइनस 1, 4a माइनस 2a प्लस, और ये आ गया 2a माइनस 3a, ओके। तो ये देखिए ये हो गया 4a माइनस 2a प्लस, नहीं माइनस a, तो यानी कि ये कितना हो गया 4a माइनस 3a, यानी कि a आया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है इसका मतलब a कोई वैल्यू होगी, 0 नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 नहीं है। डिटरमिनेंट वैल्यू जब 0 नहीं है, इट मीन्स a is non singular, a is non singular, okay. When a is non singular means a inverse exists, okay, a inverse exists, a inverse exist कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, the given system of equations is
कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, ये देखिए कंसिस्टेंट हो गया। आपको बात समझ में आ गई? ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, ये देखिए सिंपल। अब देखिए ये लिया है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन कई बार 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका मतलब आपको सॉल्यूशन चाहिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। इस मीन्स द सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के लिए पहले चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको दी गई है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ए क्या मिलेगा? ए आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 1 1 1 -2 -1 और इसके बाद आप लिखेंगे 3 -5 ना, अभी भी गलत है। आप यहाँ क्या लिखेंगे? x का कोफिशिएंट तो 0 है तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा और y का कोफिशिएंट 3 है और z का कोफिशिएंट -5। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है ना। इसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बस कौन कौन से वेरिएबल आए हैं? x, y और z वेरिएबल्स आए हुए हैं और b क्या दिया हुआ है भाई? b का मतलब ये 1 3/2 और 9, ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब देखिए ये सब सॉल्व करने से पहले आपका काम यह है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप पता कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर सही सही आ रही है तब आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। 2 लिखा हमने, 2 लिखा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना। तो 2 लिखा तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया, इसका किया, तो देखिए ये हो गया 10 + 3, माइनस लगाते हैं बीच में तो प्लस आ जाएगा। -1 लिखा आपने तो आपने इसको हाइड किया। 1 मिनट, देखिए इसको आपने हाइड किया, देखिए इसको आपने हाइड किया तो आपके पास आएगा -5, फिर माइनस का साइन और 0 ये हो गया, फिर प्लस का 1 लिखा आपने तो ये हो गया 3 - 0। तो ये देखिए ये आपका अगर 2 × 13 + 5 + 3 तो देखिए तो ये आ जाएगा 26 + 8। तो ये आपके पास क्या आ गया? 34। 34 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मतलब मुझे इससे मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं thus a is नॉन सिंगुलर। a is नॉन सिंगुलर, therefore a inverse exists। ओके, तो a इनवर्स अब हमें पता करना है। तो देखिए a इनवर्स जब आप पता करेंगे तो देखिए a इनवर्स पता करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं A11 तो A11 आपके पास क्या आएगा? तो देखिए A11 आपके पास आएगा 10 माइनस A11 आप पता करेंगे ना तो आप इसमें लिखेंगे +3 A11 A12 A13। तो देखिए मैं पता कर लेता हूं A12 जब आप लिखेंगे तो A12 में आपने क्या किया? अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं याद दिला दूं। ये देखिए इसको आप हाइड करेंगे और इसको आप हाइड करेंगे A12 के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा? -5, आप लिख दीजिए -5, ठीक है। A13 जब आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3। अभी मैं साइन का ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए हैं मैंने, उसके बाद ये पता कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप माइनस एंड कोफैक्टर्स वाला वीडियो फिर से देख लीजिए। A21 A22 A23 A31 A32 और
3 ठीक है। A21 का मतलब देखिए क्या होगा, A21 का मतलब हमने इस रो को हाइड कर दिया और इस कॉलम को हाइड कर दिया फर्स्ट को। तो आप ये देखेंगे आपके पास क्या बचेगा, ये 1 1 ऐसे बचेगा, 1 1 3 -5 इस तरीके से बचेगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 -5 और -3 ऐसे लिखा आपने। 2 क्रॉस 2 जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसमें गलती अगर हो गई तो आपके 6 मार्क्स गए, ठीक है। तो इसलिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा होगा 2 1 और 0 -5, तो ये माइनस का 10 हो गया। फिर आप देखिए लास्ट, इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम लगा रहा हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, इसको हाइड कर दिया और इसको हाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 2 1 0 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6, ओके। अब देखिए जब मैं इसको लेता हूं A31 को, तो ये रो को मैं हाइड करूंगा और ये कॉलम हाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 1 -2 -1। तो देखिए मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा -1 और +2, ओके। A32 जब मैं निकालूंगा तो A32 के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला कॉलम हाइड करूंगा। A32 के लिए ये कॉलम मैंने हाइड किया, A32, ओके। तो क्या बच रहा है इसको देखिए जरा ध्यान से। तो आपके पास बचेगा 2 1 1 -1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 और -1, ठीक है। इस तरीके से आपका आएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं A33 का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए। A33 जब आप लिखेंगे तो A33 में ये आपकी रो और ये कॉलम आपका हाइड हो गया, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 2 1 1 -2। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4 -1, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, देखिए। तो ये आपका क्या रिजल्ट आया वो आप देखते चलिए। ये आया अभी आपका 13, इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये है -8, ये भी सॉल्व है। इसमें आ गया 1, इसमें आ गया -3 और इसमें आ गया -5, ओके। अब देखिए साइन क्या है, साइन आपको पता है, इसका साइन होता है प्लस, इसका साइन होता है माइनस, इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जरा देख लीजिए कोई साइन चेंज हो रहा है, अब हम चेंज कर लेंगे। कोई साइन अगर चेंज हो रहा है तो देखिए ये प्लस का साइन है इसलिए 13 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये माइनस का साइन है इसलिए ये हो गया प्लस। ये प्लस का साइन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का है तो ये इसका मतलब ये प्लस हो गया। ये देखिए ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ये माइनस का 6 आ गया। ये देखिए प्लस का ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इसका साइन चेंज हो गया। और इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का ही साइन पहले से गिवन है, ठीक है। अब आपका क्या करना है, एडजॉइंट, आपने क्या किया, एडजॉइंट ए पता किया। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आप पहले इसका लिख लीजिए 3 8 -10 -6 1 3 -5 और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 13 5 3 8 -10 3 3 -6 -8 -10 -6 और लास्ट वाली लाइन है 3। लास्ट कॉलम जो हमारा है वो हमने क्या लिखा, 3 -6 -5, ठीक है। ये देखिए ट्रांसफर हो गया, एडजॉइंट ए हमारे पास आ गया। एडजॉइंट ए जब हमारे पास आ गया तो अब हमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स आप जानते हैं क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो देखिए एडजॉइंट
डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने पहले ही पता कर लिया था ना, ये आया था डिटरमिनेंट ऑफ 34। ओके, तो ये लिख दीजिए इधर 1/34, ठीक है, और ये आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। 13/8। एक बार 13 को देख लेते हैं। इधर देखिए 13 के लिए हमने क्या किया, इसको लिखा, A13 के लिए इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। हाँ ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने लिख दिया ना सारा, इसका ट्रांसपोज करना है। हाँ ठीक है, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। 13/5/3 सही है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को हमने क्या किया, सेकेंड कॉलम बना 8 -9 -6, और ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिया। इधर क्या है, 1 है। देखिए ये है ना, ये पॉइंट देखिए, ये 1 है, तो यहाँ 1 होना चाहिए था, ये 1। थर्ड रो जो है, ये थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बना रहे हो ना, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहे हो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना रहा हूँ तो 3 लिख रहा हूँ। अच्छा, ये देखने में थोड़ा सा गलती हो गया, मेरे से गलती हो जाए चलेगा, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोज करना आपको आता है बस। अब देखिए इसको मैंने लिखा 13/8 1 -10 3, ये हो गया 3 -6 और 5, ये आपने लिख लिया, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारे पास ये, ठीक है। ये आपका ये आ गया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, बी लिखना है। बी कितना था भाई, बी जो है, जो मैट्रिक्स था आपका, देखते हैं एक बार, ऊपर चलना पड़ेगा। 1 3/2 9, 1, यहाँ आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 1 3/2 और 9, ये लीजिए, ये आ गया, ठीक है। तो ए इनवर्स आपने जब लिखा तो 1/34, इसको तो अभी लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इनका, दोनों का, इनका मल्टीप्लाई जब करें, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है भाई, तो रो बाई मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या होगा, 13 बन जा 13 प्लस 3/2 इंटू 8 करेंगे, 8 इंटू 3/2 क्या आएगा, देखिए 12 आएगा। तो आप इसको लिख दीजिए 12 और प्लस 9 बन जा 9, ये आ गया। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या 5 माइनस मतलब -10 इंटू 3/2 आप करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट गया, -15 आ गया, -15 27। अब थर्ड रो 3, अब देखो -6 इंटू 3/2, तो ये माइनस का 9 और माइनस का 45, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे आया, तो हमने लिखा 1/34, इसको तो मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन 6 मार्क्स का है भाई, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत अच्छे से इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी मैंने। देखिए ये आपका क्या आ गया था, एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। ए इनवर्स आपका यहां तक आ गया, ए इनवर्स में, और ये जो मैंने स्टेप लिखी है, ये स्टेप मैंने जो लिखी है वो डायरेक्ट मैंने लिख दी। ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, ये स्टेप क्या है, x = a इनवर्स b कर दिया मैंने, मतलब एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, आपको नहीं करना है। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार। देखिए ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इतनी, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वाली इतनी, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, ए इनवर्स की, इतनी वैल्यू है ए इनवर्स की।
क्यों है ये इनवर्स की वैल्यू? क्योंकि देखिए ये है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है इनटू एडजॉइंट है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये तो वैल्यू हो गई ए इनवर्स की ये वाली, ठीक है। और ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है, ये बी है। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब मैंने करा उसके बाद क्या होगा, तो ये देखिए क्या आंसर आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इधर x है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी चल रहा है। x की वैल्यू क्या है, x y और z, ठीक है। अब इसका जो आपने मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 34 से डिवाइड करिए पूरे में, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 17/34 1/2, और 51/34 क्या होगा करके देख लेते हैं। 51/34 में 17 2 जा 17 3 जा, यानी कि माइनस का 3/2, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये कितना आया, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2, ये आपका आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है। ऐसे ही आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज और कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।